कैसी विपदा आन पड़ी जो भाई भाई दूर हुए। था ऐसा क्या मसला जो दोनों देश अलग हुए। फिर बड़ा भाई क्यों सन कर खड़ा इस दूरी से, क्यों बम और गोलियां दाग रहा अपने ही हमजोली पे। नमस्कार दोस्तों, ये लाइंस रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की सटीक तस्वीर पेश करती हैं। एक समय जो देश भाई की तरह साथ थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यूक्रेन 1922 से 1991 तक सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था, जिसमें रूस भी शामिल था। दोनों देश एक ही राजनीतिक और सैन्य ढांचे के अंतर्गत काम कर रहे थे। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ तो यूक्रेन ने 1 दिसंबर 1991 को कराए गए जनमत संग्रह रेफरेंडम में स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया, जिसमें 90% से अधिक लोगों ने इसका समर्थन किया। यूक्रेन ने 24 अगस्त 1991 को स्वतंत्रता की घोषणा की और 28 जून 1996 को अपना संविधान लागू किया। रूस को यह कभी रास नहीं आया, क्योंकि यूक्रेन उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी फ्लीट को लेकर संघर्ष हुआ। 1997 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप के तहत यूक्रेन ने रूस को क्रीमिया के सेवास्तोपोल में नौसैनिक अड्डे के उपयोग की अनुमति दी। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिका। रूस ने यूक्रेन पर गैस सप्लाई को लेकर कई बार दबाव डाला। उसने प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ाने या आपूर्ति रोकने की धमकी दी, जिस Russia has turned off the tap for Ukraine, halting gas supplies. The move comes as a payment deadline passed and negotiators failed to reach a deal on gas prices. There are also unpaid bills amid continued fighting in eastern Ukraine. जिससे यूक्रेन को कई बार झुकना पड़ा। सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन दुनिया का तीसरा बड़ा परमाणु शक्ति संपन्न देश था। लेकिन 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के साथ समझौता हुआ, जिसमें यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए। बदले में रूस ने उसकी संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी दी। लेकिन क्या रूस ने इस वादे को निभाया? नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया। इस रूस ने वहां जनमत संग्रह कराया और फिर इसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की ने अमेरिका से सैन्य मदद मांगी और शुरुआत में अमेरिका ने हथियार भी दिए थे। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगाई। This is what Odessa looked like on the night the White House announced that President Trump was pausing all military assistance to Ukraine. The country's port city burning. हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात में कहा कि यूक्रेन अब खतरे में। You're gambling with World War III. Country's in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. This stupid president, if you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. उसके कुछ दिन बाद ट्रंप महोदय का एक और स्टेटमेंट आता है कि रूस भी शांति चाहता है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी भी अपने इरादों पर कायम है और किसी तरह की शांति वार्ता का संकेत नहीं दिया गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप महोदय को कहां से भविष्यवाणी मिली कि अब रूस भी शांति का संदेश देना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में बयान दिया कि अगर मेरे पद छोड़ने से युद्ध खत्म होता है तो मैं तैयार हूं। लेकिन क्या यह सच में समाधान होगा? अब इस मामले को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या यह युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच है या फिर इसमें पश्चिमी देशों की भी कोई चाल है? आज यूक्रेन सिर्फ रूस के हमलों से नहीं लड़ रहा, बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की राजनीति का शिकार भी बन रहा है। जब किसी देश को जरूरत से ज्यादा ताकत मिल जाती है तो वह दूसरे देश को कमजोर करने की साजिशें रचता है। लेकिन असली ताकत तो शांति और स्वतंत्रता की रक्षा करने में होती है।
अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या बड़े देशों को छोटे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए या फिर ताकतवर देश अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए युद्ध जारी रखेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।